हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से इस चैनल पर अत्यधिक स्वागत है। अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके पेपर के बारे में बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं आपके पेपर के बारे में बात करूं तो आपका जो पेपर है वो 16 फरवरी को लगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, जितने भी छात्र 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो उन छात्रों के लिए जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो और अगर हम आपके पेपर के बारे में बात करें कि और आपके पेपर में जितने भी प्रश्न, सारे के सारे जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न आज की इस क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने देखिए हिंदी की, देखिए अब तो मैंने यहाँ पर देखिए हिंदी के अलग अलग वीडियो ना बनाकर सिर्फ मैंने एक ही वीडियो में आपके 70 नंबर कंप्लीट करवाए, ठीक है। तो अगर आप मेरी पूरी की पूरी क्लास को देख लेते तो आपके यहाँ पर देखिए 70 नंबर आपके एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज मैं किन किन टॉपिकों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि जिन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, देखिए अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिन टॉपिकों के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, ठीक है। तो आपके पेपर में एक महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाएगा, तो आपके पेपर में एक महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाएगा, वो भी कितने नंबर का, वो भी आपके पेपर में एक महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाएगा, वो भी 6 नंबर का। अब देखिए आपके पेपर में हम गद्यांश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि हम किन किन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। तो आपके पेपर में जो पद्यांश है वो 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपके पेपर में जो पद्यांश है वो 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि आपको पेपर में किस लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना है, ठीक है। और आपके पेपर में जो जीवन परिचय वो 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए लेखक का जीवन परिचय अलग से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कवि का जीवन परिचय, अब यहाँ पर आपको कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, वो भी हमसे पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। देखिए 6 12 नंबर हो गए, ये देखिए 6 12 और 5 17, ठीक है। और 17 5 22 नंबर आपके ये देखिए कंप्लीट हो गए, ठीक है। जब आप इतना तैयार कर लेंगे तब आपके 22 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे एक ऐसा इंपॉर्टेंट निबंध होगा, ठीक है। तो हम निबंध के बारे में बात करेंगे कि आपको ऐसा कौन सा निबंध है जो आपको तैयार करना है और वो आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मेरी गारंटी है 101% आपके पेपर में सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और अगर आप लोग आज की इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो आपको यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी लाइफ ही बदल जाएगी, ठीक है। आपका लाइफ जो है, आपकी लाइफ ही बिल्कुल ही बदल जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आज की इस क्लास में। आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न आज की इस क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो बाहर पूछ लिया जाए, ठीक है। तो सारे के सारे प्रश्न जो आज की इस क्लास में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की क्लास जो लॉन्ग टाइम में हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बात करेंगे जो आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो देखिए निबंध जो है वो 9 नंबर का पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो 22 और 9 कितना होता है, 31 होता है, ठीक है। तो 31 देखिए नंबर हो गई है आपके, है ना। 31 नंबर हो, देखिए 31 नंबर हो गए आपके। फिर हम बात करेंगे कि आपको पेपर में देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे संस्कृत। आप लोगों को संस्कृत को आती होगी, जैसे वाराणसी चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम संस्कृत के बारे में बात करें तो आपको संस्कृत में एक गद्यांश दिया जाएगा। संस्कृत में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और आप लोगों से कहा जाएगा कि 2 ऑप्शन आप, ठीक है, 2 गद्यांश आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपसे कहा जाएगा कि इनमें से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो अगर आप लोग हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो आपको वहां पर कितने नंबर मिल जाते हैं, तो वहां पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस गद्यांश के बारे में बात करेंगे, कौन सा ऐसा गद्यांश जो आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो हम उस गद्यांश के बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो मेरा टारगेट है वो है 70 में 70 नंबर लाने का। बिल्कुल ही आपको एक ही क्लास में आपको 70 नंबर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि आपको पेपर में कौन सा ऐसा, अब देखिए ये तो मैंने संस्कृत के गद्यांश के बारे में बात की, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका संस्कृत का गद्यांश हो गया, ठीक है। ये आपका संस्कृत का गद्यांश हो गया। अब आपसे पेपर में अलग से एक पद्यांश भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो पेपर में आपसे एक पद्यांश पूछा जाएगा, वो भी कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो वो भी आपसे पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए 31 नंबर आपके देखिए ये हो गए, ठीक है। तो देखिए 31 और ये 5 नंबर का ये वाला गद्यांश पूछा जाएगा। तो 31 5 कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। तो 31 5 कितना होता है, 36 होता है।
फिर आपसे ये वाला एक पद्यांश पूछा जाएगा। तो 36 और 5 कितना होता है, ठीक है, तो 41 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 41 नंबर आपका हो गया। देखिए बिल्कुल ही आज की इस क्लास में हम आपको समझा देंगे कि किस तरह से आपको 70 नंबर लाने हैं। ठीक है, देखिए 41 नंबर आपके ये हो गए। फिर हम नेक्स्ट जो इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, एक भी बहुविकल्पी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, जो कि आपके पेपर में 20 नंबर का पूछा जाएगा। एक भी अगर बहुविकल्पी प्रश्न आपका गलत हो जाए ना, ठीक है, तो नाम बदल देना। ठीक है, अब देखिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आज की इस क्लास में बात करेंगे, जिसमें से आपको 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 30 प्रश्न भी हो सकते हैं, 35 प्रश्न भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, तो जितने भी हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे और सिर्फ आप लोगों को उतने ही बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करके पेपर में चले जाना है और आपको सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न पेपर में मिल जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 41 देखिए नंबर हो गए। अब 41 नंबर जब आपके ये हो गए और 20 नंबर का आप लोगों से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर का आपसे बहुविकल्पी भी पूछा जाएगा, तो 20 नंबर और ऐड कर दीजिए। 41 में 20 नंबर और ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 61। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर आपके यहीं पर देखिए कंप्लीट हो गए। ठीक है, 61 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। देखिए फिर यहाँ पर देखिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, और अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा, और आपसे 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए पूछा जाएगा, जो कि बिल्कुल एकदम 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 61 और 4 कितना होता है, तो 61 और 4 होता है 65। ठीक है, तो 61 और 4 होता है 65। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे पेपर में स्वपठित खंड काव्य पूछा जाएगा। स्वपठित खंड काव्य पूछा जाएगा, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का आपसे स्वपठित खंड काव्य पूछ लिया जाएगा, तो 65 में 3 और जोड़ दीजिए, 68 नंबर हो जाएगा। यानी कि आपका जो मेरा टारगेट है वो 70 में 70 लाने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, और अब आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, कि आपको कौन कौन से ऐसे गद्यांश जो आप लोगों को पेपर में तैयार करके जाने। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या करिए, गद्यांशों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों के सामने लाते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को पेपर में तैयार करके जाना है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांशों के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा देखिए पहला गद्यांश देखिए क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और यह हमें ऊपर की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर का आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो आपके पेपर में 6 नंबर का गद्यांश पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर आया हूँ। 6 इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, और इसमें से आपको एक गद्यांश आपको पेपर में मिल जाएगा। हो सकता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कुशन का ज्वर सबसे भयानक होता है और यह क्या करता है कि ऊपर की ओर, उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए क्या है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों नियंत्रित भी, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। ये 2 प्रश्न हो गए। अब फिर देखिए भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले और देखने में आएगी, ये सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप लोग क्या करना कि आज पूरा दिन इन प्रश्नों को याद करने में लगा देना। ठीक है, आज पूरा दिन इन प्रश्नों को याद करने में लगा देना, और आज इन प्रश्नों को सबको याद कर लेना, तभी स्टूडेंट्स आपके 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि देखिए विश्वास पात्र मित्र आप देखिए करना चाहिए, इसको भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सरल है, हर बच्चा इसका आंसर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर मित्र के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मित्रता चैप्टर से लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखिए 5वां कौन सा है, तो 5वें नंबर पर अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं कि देखिए यह एक नैतिक और सामाजिक एकता भी है। ठीक है, तो सामाजिक एकता भी है। आप देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है और छूत से बचो। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपसे देखिए 6 इंपॉर्टेंट आपको क्या बताएं, अब मैंने यहाँ पर आपको 6 इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पद्यांश बताएं जो आप लोगों को तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग इन 6 गद्यांशों को तैयार कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स 6 नंबर आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम आपके कंप्लीट कराएंगे। देखिए ये आपका ये क्या था,
ये आपका गद्यांश था, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश था। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पद्यांश के बारे में। अब हम इम्पोर्टेंट पद्यांश के बारे में बात करेंगे कि आपको पेपर में कौन सा ऐसा पद्यांश है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा और आप लोगों को सिर्फ वही पद्यांश तैयार करके चले जाना है पेपर में। तो चलिए देखिए ऐसे कौन कौन से पद्यांश है जो आप लोगों को तैयार कर लेने पेपर में, और ये मेरी गारंटी है। आप ये देखिए ये हर साल पूछे जाने वाले पद्यांश है और इसमें से हर साल कोई ना कोई एक ऐसा पद्यांश है जो बिल्कुल ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब वो पता नहीं कौन सा ऐसा पद्यांश है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, ये देखिए टॉप पर है, हर साल ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि चरण कमल बंदौ हरिराई को जरूर याद कर लेना है। फिर देखिए क्या करेंगे, निर्गुण कौन देश को बासी, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर हम आपको बताएंगे कि ऊधो मनना भय 10-20, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ऊधो मनना भय 10-20 नहीं जगदीश, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लेना। और फिर हम बात करते हैं चौथा आपका पद्यांश कौन सा होगा। नंबर 4 पद्यांश देख लीजिए कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि हित जदुतात, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर 5वां आपका पद्यांश क्या कह रहे कि सुनि सुंदर बैन मंजुली कंजकली, ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना। और फिर यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर है कि शीश जटा उर बाहु और साखी रावरी को है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए कितने कुल 5, ठीक है, सॉरी कुल 6 महत्वपूर्ण हमने आपको यहाँ पर पद्यांश बताएं। तो आप लोग क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे के सारे प्रश्नों को, सारे के सारे पद्यांशों को कॉपी में नोट करके सही से लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। अब इतना आप लोगों के पास समय नहीं है कि आप लोग कॉपी में लिखें, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम आपके पद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपके पद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपको पेपर में किस लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको पेपर में किस कवि का जीवन परिचय याद करके जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को किस लेखक का जीवन परिचय याद करना है और किस कवि का जीवन परिचय याद करना है, तो ये भी आप लोगों को काफी याद रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए लेखक का जीवन परिचय कौन कौन से, तो आप लोगों को सिर्फ 2 लेखक का जीवन परिचय याद कर लेना, ठीक है। 2 ही लेखक हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 2 में से एक ना एक आपके पेपर में लेखक का जीवन परिचय आ जाएगा और आप लोग लिख देना। तो देखिए सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले हैं यहाँ पर देखिए लेखक के जीवन परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर नंबर 2 पर आते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये जो आपके 2 लेखक के जीवन परिचय हैं, इन दोनों में से आपको एक ना एक लेखक का जीवन परिचय आपको पेपर में मिल जाएगा और आप लोग उसका आंसर लिख देना, ठीक है। अब देखिए पर बात करते हैं कि किन किन कवियों के जीवन परिचय आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिन जिन कवियों का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है, ठीक है। तो बिहारी लाल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। फिर आपको सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। फिर आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। तो आप लोगों को इतने जीवन परिचय याद करने के बाद आपसे पेपर में कोई भी अगर कवि का अगर जीवन परिचय पूछ लिया जाता है तो आप लोग आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखिए आपके किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात कर ली है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बात आप लोगों से देखिए 6 नंबर का हमने आपको यहाँ पर गद्यांश बता दिया कि आप लोगों को पेपर में कौन सा गद्यांश याद करके जाना है। फिर हमने बात की कि यहाँ पर आपको कौन सा ऐसा पद्यांश है जो आप लोगों को पेपर में तैयार करके जाना है। फिर हमने बात की कि कौन सा ऐसा लेखक का जीवन परिचय जो आप लोगों को तैयार करके जाना है पेपर में। फिर हमने बात की कि कौन सा ऐसा कवि का जीवन परिचय जो आप लोगों को पेपर में तैयार करके जाना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 6-6 12 और 12-5 17 17-5 22 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 22 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करेंगे कि आपको पेपर में कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाने, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट निबंध हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेने। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ऐसे कौन कौन से निबंध हैं जो आप लोगों को जरूर पेपर में तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये आपके पेपर में कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो ये आपके पेपर में 9 नंबर का पूछा जाएगा निबंध, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से निबंध आप लोग लिखना ताकि आप लोगों को 9 में से 9 अंक पूरे में से पूरे अंक आपको मिल जाएं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे अच्छे अक्षर दिखाई दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे के सारे प्रश्नों का आंसर देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप इस निबंध को जरूर तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है।
फिर हम अगर बात करें कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगर तीसरे के बारे में बात करें कि छात्र और अनुशासन, ठीक है, छात्र और अनुशासन, तो इसको भी तैयार कर लेना। और नंबर 4 के बारे में बात करूँ तो स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, ठीक है। तो इतने ही आपके पेपर में इंपॉर्टेंट निबंध हैं और आपको इन सिर्फ 4 में से ही आपको एक ना एक निबंध आपको पेपर में मिल जाएगा। तो आप लोग उसका आंसर सही से लिख देना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया हेडिंग में लिखना, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर जो है पूरे नंबर दे दे। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की, देखिए कितने आपके यहाँ पर देखिए कुल अगर हम बात कर चुके हैं, अगर हम बात कर लें यहाँ पर हमने कितने नंबर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए छः नंबर का हमने गद्यांश आप लोगों को बता दिया, 6 नंबर का पद्यांश हमने आप लोगों को बता दिया। फिर हमने आप लोगों को बता दिया कि 5 नंबर का कौन सा जीवन पर जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। तो 6 6 12 5 17 और 5 नंबर का फिर हमने बताया कि कौन से कवि का जीवन पर याद करके जाना है, तो 17 और 3 20 2 22। फिर हमने बात की कि कौन सा निबंध याद करके जाना, तो 22 में स्टूडेंट्स 22 में 9 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, देखिए 22 + 8 बराबर होता है 30 और +1 31 नंबर हो गए, ठीक है। तो 22 9 31 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा संदर्भ है, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में आपसे यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए हम सबसे पहले अब आप लोगों के सामने लाते हैं ऐसे कौन कौन से संस्कृत का, ऐसा कौन कौन से हैं जिसका आप लोगों को संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। ये भी आपके से पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को जरूर ही तैयार कर लेना है। तो संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करना है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सारे के सारे गद्यांशों को पेपर में याद करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला जो गद्यांश है मेरा, उसको जरूर तैयार कर लेना कि एकदा, ठीक है, एकदा बहवा जना बहुज्ञा चा अस्ति, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर हम बात करते हैं सेकंड, ठीक है, नंबर 2 नंबर पर गद्यांश क्या कह रहा है कि जो कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है भाषायाम अस्ति, इसको भी तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 देखिए क्या करे कि इयम नगरी विविध धर्माणाम और परिपल्यति, तो इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 देखिए क्या करे कि वाराणसी सुविख्याता और डॉट करके दिया है बहुप्रशंति, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं नंबर 5वें नंबर पर कौन सा ऐसा गद्यांश है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो अस्माकम संस्कृति सदा दृढ़ता चेती। फिर नंबर 6 के बारे में बात करें तो आज नंबर 6 नंबर पर दिया है कि आम स्वीकृतः समयः ब्रवीतु भवान। तो अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से एक ना एक जो इम्पोर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है हर साल पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, तो हो सकता है देखिए, अब देखिए यहाँ से निश्चित है आपके पेपर में एक ना एक गद्यांश आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम और आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे क्या कि अब हम बात करेंगे कि ये देखिए अब हम बात करेंगे कि आपके पेपर में कौन सा ऐसा पद्यांश है। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को कौन कौन से ऐसे पद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को कौन से ऐसे पद्यांश जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, तो चलिए सबसे पहले हम पद्यांशों को देख लेते हैं, ठीक है। तो पद्यांशों को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। तो सबसे पहला देखिए कि संस्कृत पद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो आपसे पेपर में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला देखिए पद्यांश क्या करें कि किम नु हित्वा सुखी भवेत, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना और इसमें से आप लोगों को एक पद्यांश आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो किंस्विद गुरुतरम भूमे बहुद्री तृणात्। फिर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि किंस्विदम प्रवसतो मित्रम मरी सताह, ठीक है। फिर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना और सर्वे सन्तु निरामया और भवेत, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो आप लोगों को जरूर पेपर में तैयार करके जाने, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। क्योंकि एक भी प्रश्न आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है 70 में 70, ठीक है। आप लोगों को 70 में 70 नंबर एक ही क्लास में कंप्लीट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपसे क्या, अब बात करेंगे कि आपसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए आपसे 30 35 36 जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर आप लोगों ने उतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आप लोगों ने पढ़ लिए तो आपकी मेरी गारंटी है आपको 20 में से 20 के 20 आप लोग सही करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को सही करके आएंगे। तो अब हम सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि हम किन किन टॉपिकों के बारे में बात कर चुके हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की 6 नंबर का इम्पोर्टेंट गद्यांश
फिर हमने बात की 6 नंबर का इम्पोर्टेंट पद्यांश, फिर हमने बात की 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय, फिर हमने बात की 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय, फिर हमने आपको बताया कि आप लोगों को कौन सा निबंध तैयार करके जाना है, फिर हमने आपको बताया कि कौन से संस्कृत का हिंदी में कौन सा ऐसा गद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है, फिर हमने आपको बताया कि संस्कृत पद्यांश ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो आप लोगों को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर देखिए कितने नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 5 10। ठीक है, 5 5 10 और 9 19, 19 और 20 4 24, 5 24 5 29 और 31 35 6 41, मतलब आपके टोटल यहाँ पर 41 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो 41 आपके नंबर कंप्लीट हो गए जब आप यहाँ पर मेरी ये जो क्लास है, ठीक है, अब यहाँ पर आपके 41 कंप्लीट हो नंबर 41 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब देखिए 41 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पर मेरे जब 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जब आप लोग देख लेंगे बहुविकल्पी 30 महत्वपूर्ण जब आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न देख लेंगे, वो भी किसके, हिंदी के 30 बहुविकल्पी प्रश्न जब आप लोग देख लेंगे तो आपके यहाँ पर 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 20 नंबर आपके जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके यहाँ पर 20 नंबर और जोड़ दीजिए, 41 में 20 नंबर और जोड़ दीजिए, आपका स्कोर चला जाएगा 61। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न लाते हैं स्क्रीन पर जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए मेरा प्रश्न क्या है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो ये मेरा प्रश्न नंबर 1 रहेगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नंबर ए ऑप्शन जो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को सही कर दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अगर अब हम प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें कि प्रश्न नंबर जो मेरा 2 वो देखिए क्या करे कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा, तो वो हमको यहाँ पर बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया ठूठा आम, और नंबर बी ऑप्शन दिया दृष्टिकोण, और नंबर सी ऑप्शन दिया ठेले पर हिमालय, और नंबर डी ऑप्शन दिया नदी के द्वीप। तो देखिए ठूठा आम को सही कर दीजिएगा, ठूठा आम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठूठा आम को सही कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अब यहाँ पर आपसे रचना पूछी जाएगी कि कृति कंकाल के लेखक कौन है, तो कृति कंकाल के लेखक कौन है, ये तो काफी सरल है और हर छात्र इसका आंसर दे सकता है। तो कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद को सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक का नाम बताना है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, और नंबर बी ऑप्शन दिया है यशपाल, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है वृंदावन लाल वर्मा, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो आप लोगों को सारे के सारे 20 में से 20 नंबर आज की इस क्लास में आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा भगवती चरण वर्मा को सही कर लीजिएगा, भगवती चरण वर्मा को सही कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर, अब जो मेरा नेक्स्ट है, तो सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग नोट भी करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं और प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कितनी है। तो प्रश्न नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि शुक्लोत्तर युग की हमें यहाँ पर समय सीमा बतानी है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है 1938 से 1980 तक, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है 1900 से 1920 तक, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया 1850 से 1900 तक, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 1936 से 1947 तक। तो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा 1938 से 1980 तक। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। और प्रश्न नंबर 6 जो एक ऐसा प्रश्न है जो आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए 3 ऐसे प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, एक ऑप्शन जो होगा सही होगा और इसमें से जो 3 ऑप्शन जो होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो बिल्कुल ही सही है। तो मेरा पहला देखिए क्या कथन कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। नंबर बी ऑप्शन क्या दे रहा है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। तो मुझको तो यही सही लग रहा है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, तो इसको ही सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे, तो गोदान के लेखक जो हैं वो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हो जाएंगे। फिर देखिए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन आपका दिया है क्या, नंबर ए ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है नंबर बी ऑप्शन दिया है गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमघन, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया
तो नंबर डी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन दिया, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि तौलिए जो है ये किस विद्या पर आधारित रचना है। तो तौलिए जो है ये एकांकी, ठीक है, एकांकी को नोट कर लीजिएगा। तौलिए जो है ये एकांकी विद्या पर आधारित रचना है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करें कि निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है। तो बताना पड़ेगा कि निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, नंबर बी ऑप्शन दिया है श्रीनिवास दास, नंबर सी ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र कुमार, और नंबर डी ऑप्शन दिया है कृष्ण सोबती। तो चलिए इसका जो नंबर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो प्रयोगवाद की दो ऐसी विशेषताएं बतानी है जो आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्रयोगवाद की दो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो आप लोगों को बतानी पड़ेगी, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया घोर व्यक्तिका, ठीक है, नंबर बी ऑप्शन कह दिया यथार्थवादी दृष्टिकोण, और नंबर सी ऑप्शन कह दिया समाज का यथार्थवादी चित्रण, नंबर डी ऑप्शन कह दिया नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसमें नंबर ए, ठीक है, ए व बी दोनों को सही कर लीजिएगा। ए व बी ये दोनों सही हो जाएंगे और ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों को काट दीजिए, ये दोनों गलत हो जाएंगे। नंबर ए व बी जो है ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सही कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 11 को, और प्रश्न नंबर 11 जो क्या कह रहा है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो इस प्रश्न का आंसर देना है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ठीक है, तो देखिए नंबर ए ऑप्शन कह दिया मैथिली शरण गुप्त, नंबर बी ऑप्शन कह दिया हरिऔध, नंबर सी ऑप्शन कह दिया जयशंकर प्रसाद, और नंबर डी ऑप्शन कह दिया नागार्जुन। तो यहाँ पर बताने कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य की जो रचना की वो मैथिली शरण गुप्त को याद रखेंगे। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को याद रखेंगे। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में, और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो प्रगतिवादी युग की दो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो बतानी पड़ेंगी। ठीक है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन कह दिया करुणा तथा नवरास्य भावना, और नंबर बी ऑप्शन कह दिया मानवतावादी प्रवृत्ति, और नंबर सी ऑप्शन कह दिया सौंदर्य भावना, और नंबर डी ऑप्शन कह दिया विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो इसमें से नंबर बी व सी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी व सी दोनों सही हैं, तो बी व सी दोनों सही हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि प्रयोगवादी युग की कला विधि बतानी। तो प्रयोगवादी युग की कला विधि बतानी, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है 1960 से 1971 तक, नंबर बी ऑप्शन दिया 1971 सब तक, और नंबर सी ऑप्शन दिया 1943 से 1953 तक, नंबर डी ऑप्शन कह दिया 1900 से 1918 तक। तो नंबर सी ऑप्शन जो है 1943 से 1953 तक ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से छायावादी युग का कवि है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को सही जवाब देना है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से छायावादी युग का कवि है। तो नंबर ए ऑप्शन कह दिया है सुमित्रा नंदन पंत, नंबर बी ऑप्शन कह दिया है दद्दू दयाल, और नंबर सी ऑप्शन कह दिया नरेंद्र शर्मा, नंबर डी ऑप्शन कह दिया कुतुबन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को सही कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब जो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि गेहूं और गुलाब जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि मेरी असफलताएं जो है, ये जो रचना है, ये जो मेरी आत्मकथा जो जीवनी के लेखक कौन है। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर बी ऑप्शन दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी ऑप्शन दिया नंबर बी ऑप्शन डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, और हरिवंश राय बच्चन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही कर लीजिएगा कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि अथाह सागर के लेखक कौन है।
तो अथाह सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना कि अथाह सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके यहाँ पर छूट गए थे, जो मुझे यहाँ पर आपको सॉल्व कराने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि, ये प्रश्न आपके पेपर में, ठीक है, ये प्रश्न मैं कराना भूल गया था, ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है? तो द्विवेदी युग का कवि प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि पलाश वन के रचनाकार कौन है? तो पलाश वन के रचनाकार हो जाएंगे नरेंद्र शर्मा। तो पलाश वन के रचनाकार हो जाएंगे नरेंद्र शर्मा। तो फिर अब हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ ऐसे और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको याद करके जाने। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हिंदी में 20 में से 20 नंबर आपके कंप्लीट करवा देना, ठीक है। अब प्रश्न कह रहे कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? अब प्रश्न में कह रहे कि रसिक प्रिया की रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हो जाए? तो आचार्य जो केशवदास हैं, आचार्य केशवदास जो हैं ये रसिक प्रिया के रचनाकार हो जाएंगे, तो इसको याद रखेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 जो है क्या कह रहे हैं कि रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो रस मीमांसा के रचनाकार बताने, तो ये नंबर ए ऑप्शन कह दिया है, नंबर ए ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी ऑप्शन कह दिया है गुलाब राय, और नंबर सी ऑप्शन कह दिया है भगवत शरण उपाध्याय, और नंबर डी ऑप्शन कह दिया है जयप्रकाश भारती, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? जिसमें से नंबर ए ऑप्शन कह दिया है मेरी जीवन प्रवाह, नंबर बी ऑप्शन कह दिया मेरी असफलताएं, नंबर सी ऑप्शन कह दिया मन की बातें, और नंबर डी ऑप्शन कह दिया नई पौध। तो इसका राइट आंसर क्या रखेंगे? इसका हो जाएगा मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं को सही कर लीजिएगा। फिर पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? तो अनाम दास का पोथा जो ये एक उपन्यास है, और इस उपन्यास की रचना किसने की? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनाम दास का पोथा जो है ये उपन्यास की रचना किसने की? तो अनाम दास का पोथा जो है ये एक उपन्यास है जिसकी रचना किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। तो याद रखेंगे कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बताना है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद को याद रखेंगे कि कृति कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम हो जाएगा, ठीक है। तो ठूठा आम को याद रखेंगे कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा? तो ठूठा आम हो जाएगा। फिर बात करते हैं मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? तो मेरा परिवार रेखा चित्र जो है ये महादेवी वर्मा की ही कृति हो जाएगी। तो मेरा परिवार जो ये महादेवी वर्मा जी की कृति हो जाएगी, तो इसको याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सूरज का सातवां घोड़ा, तो सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बताना पड़ेगा। नंबर ए ऑप्शन दिया निबंध, नंबर बी ऑप्शन दिया डायरी, नंबर सी ऑप्शन दिया उपन्यास, नंबर डी ऑप्शन दिया कविता। तो उपन्यास को याद रखेंगे, ठीक है, कि सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये हिंदी की कौन सी विद्या है? तो उपन्यास विद्या की रचना है, तो इसको याद रखेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, और प्रश्न नंबर अगला जो वो देखिए क्या कह रहे हैं कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बतानी है। तो यहाँ पर हमको शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बतानी है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या हो जाएगी? जिसमें से नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है 1938 से 1980 तक, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया 1900 से 1920 तक, नंबर सी ऑप्शन क्या दिया 1850 से 1900 तक, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 1936 से 1947 तक, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1938 से 1980 तक, इसको याद रखेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या करें कि उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक बताने। तो नंबर ए ऑप्शन क्या दिया भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा यही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो भगवती चरण वर्मा को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, तो भगवती चरण वर्मा पर टिक लगा लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न में 11 की ओर। और प्रश्न में जो मेरा 11 है वो देखिए क्या करेगी शुक्ल युग की कला विधि कितनी है? तो यहाँ पर बताना है कि शुक्ल युग की कला विधि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको बताना है कि शुक्ल युग की कला विधि कितनी हो जाएगी, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है 1850 से 1900 तक, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया 1919 से 1938 तक,
नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है 1900 से 1920 तक। नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 1938 से 1947 तक। तो इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे 1919 से 1938 तक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, और प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो देखिए इसके राइट आंसर कौन हो जाएंगे, तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय हो जाएंगे। तो बाबू गुलाब राय को सही कर लीजिएगा। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय हो जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या करें कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताना है। तो कलम के सिपाही के लेखक का नाम बताना है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय को सही कर लीजिएगा। अमृत राय को सही कर लीजिएगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हो जाएंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 कि त्याग पत्र किस विधायक की रचना है। तो त्याग पत्र जो है ये उपन्यास विधायक की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो उपन्यास विधायक की रचना हो जाएगी त्याग पत्र। फिर बढ़ते प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। तो शुक्ल युग का नाटककार बताना है। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है। तो शुक्ल युग का नाटककार कौन हो जाएगा, तो हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी को याद रखेंगे। हरिकृष्ण प्रेमी जो है ये शुक्ल युग के नाटककार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार रखेंगे कि निम्न में से शुक्ल युग का प्रमुख नाटककार कौन है। तो शुक्ल युग का नाटककार हो जाएंगे हरिकृष्ण प्रेमी। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी को याद रखेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर कि ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, नंबर बी ऑप्शन दिया है विष्णु प्रभाकर, नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है जयशंकर प्रसाद, नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर कर लीजिएगा जयशंकर प्रसाद को सही कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे। तो अर्धनारीश्वर के बारे में बात करें कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ही टिक कर लीजिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि गोदान किस युग का उपन्यास है। तो अब हम बात करते हैं गोदान के बारे में कि जो गोदान जो है ये किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है ये शुक्ल युग का उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। तो गोदान जो है शुक्ल युग का उपन्यास हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा। फिर बात करते हैं कि अथाह सागर के लेखक कौन है। तो अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अथाह सागर के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। तो अब हम यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अब हम आपके किन किन ऐसे प्रश्न हैं, जिन जिन प्रश्नों के बारे में अब हम यहाँ पर बात कर सकें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि हम किन किन ऐसे टॉपिक हैं, जिन टॉपिकों के बारे में यहाँ पर अब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे 30 महत्वपूर्ण बहुकल्पी प्रश्न हैं। अगर आप लोग इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर देखिए 61 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखिए 61 नंबर हमने आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। तो अब हम और आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लेना है। संस्कृत में जितने भी प्रश्न हो सारे के सारे प्रश्नों को आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अब आपके सामने वहाँ पर 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर वहाँ पर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों को लिख लेना है और आप लोगों को जरूर लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या करिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि वीर केन पूज्यते, ठीक है। तो वीर केन पूज्यते, तो ये देखिए आपका प्रश्न है संस्कृत में, जिसमें से आप लोगों को क्या करना है, 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को जरूर देना है, ठीक है। तो 2 प्रश्नों को जैसे ही आप लोग उत्तर दे देते हैं तो आपको 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 61 नंबर हम आपके पहले से ही कंप्लीट करवा चुके हैं, तो 61 में 4 और जोड़ दीजिए, 61 4 65 नंबर आपको हो जाएंगे, ठीक है। अब बात हो रही है कि वीर केन पूज्यते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीर वीरेण पूज्यते, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि अलिछेंद्र का आसित, तो अलिछेंद्र कहाँ से, तो अलिछेंद्र कहाँ से, तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलिछेंद्र यवन राज असित, ठीक है। तो अलिछेंद्र यवन राज असित, ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या करे कि पुरुराजः का असित, तो पुरुराज का असित, तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुराज एक भारत वीर आसित।
अब प्रश्न कह रहे हैं कि पुरुराज कौन था, तो आंसर कैसे लिखेंगे? पुरुराज एक भारतवीर था। फिर बात करते हैं अगला प्रश्न क्या करें कि पुरुराज केन सही युद्धम अकरोत, ठीक है। तो पुरुराज का जो युद्ध है वो किसके साथ हुआ, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे पुरुराज अलेक्जेंद्रेण सही युद्धम अकरोत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, पुरुराज अलेक्जेंद्रेण सही युद्धम अकरोत। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 कह रहे कि अलेक्जेंद्र पुरुराजस्य केन भवेन हर्षिता अभवत, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 होगा, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अलेक्जेंद्र पुरुराजस्य वीर भवेन हर्षिता अभवत। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, देखिए क्या करे कि गीतायाः कहा संदेश, गीता का संदेश बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? निष्काम कर्म करणम एवं फिर आगे क्या करें कि गीताया संदेशा अस्ति, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लेना। फिर और अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि आप देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कुछ और हम और आगे बात करते हैं, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाते हैं जो आप लोग को कुछ जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए साथ साथ में, ठीक है। कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जैसे कि सर्वे बंधु सुखना एक, ये देखिए कुछ सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संस्कृति विश्वस्त अभ्युदयाद इति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये देखिए प्रश्न है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये एक प्रश्न है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपको 2 प्रश्न आपको यहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने पेपर में। अब ये देखिए प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है कि भूमि गुरुतरम की मस्ती, ठीक है। तो भूमि गुरुतरम की मस्ती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए माता गुरुतरे भूमि, ठीक है। तो ये देखिए सारे सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो ऐसा कौन सा प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, तो आप लोग उसका आंसर भी नोट करते चलिए, ठीक है। तो उसका आप लोग आंसर भी नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए कि अब हम आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय लाते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने कुछ ऐसे उपसर्ग हैं, तो आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे। तो संस्कृत में कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो जिसमें से आप लोगों के सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने। जैसे अन्न का उपसर्ग क्या होता है, अप के उपसर्ग क्या होते हैं, अनु का उपसर्ग क्या होता है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निस का उपसर्ग क्या होता है, अति का उपसर्ग क्या होता है, आधि का उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। तो इतने ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में उपसर्ग जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के बारे में अगर हम बात कर लें कि वे वर्ण या समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, ठीक है। उपसर्ग में क्या होता है कि शब्द जो होते हैं वो शब्द के पहले ही जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अन है तो अनवसर हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग क्या करिए जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और सारे सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, अनु को नोट कर लीजिएगा, सारे सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबको नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में अगर हम बात करें कि आप लोगों को कौन कौन से प्रत्यय हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेने, तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो आप लोगों को जरूर पेपर में याद करके जाने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो आप लोगों को जरूर तैयार कर लेने। तो चलिए ठीक है, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट प्रत्यय को याद कर लीजिएगा। तो जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।